यस सरकार, नमस्कार। माहौल जबरदस्त शानदार। आई होप आपकी पढ़ाई मस्त चल रही है एंड आपकी रिवीजन डेली बेस पे आप कर रहे हो। तो मालिक, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सर जितना हमने पढ़ा है वो आपके इन पे रिवाइज हुआ होगा। आई एक्सपेक्ट दैट। एंड सर वो कंपलसरी आपको फॉलो करना ही करना है, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी हम पढ़ रहे हैं, जितना भी हम यहाँ पढ़ रहे हैं, वो आपके एंड पे कंप्लीट होगा तो ही माहौल बनेगा, और माहौल बनेगा तो ही मजा आएगा पढ़ाई करने में। ओके, चलिए सरकार। सर कल हमने बात करी थी क्या, सप्लाई की डेफिनेशन। सप्लाई की डेफिनेशन में सर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 पूरा क्या था। सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1A कि सर फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस विल बी इधर सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा। शेड्यूल नंबर 2 हमने देखा था बच्चों। सर वापस से ध्यान दीजिएगा, सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 में पढ़ा था क्या, सप्लाई इंक्लूड्स ये सब। क्लियर? क्लोज नंबर A AA B और C। फिर जो ट्रांजेक्शन इस पर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 सप्लाई है, उन ट्रांजेक्शन में कुछ ट्रांजेक्शन में डिस्प्यूट था कि सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा कि सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा। उसके लिए गवर्नमेंट ने शेड्यूल 2 इशू किया और बोल दिया क्या कि वो सब ट्रांजेक्शन जहां झगड़ा था उनको क्लियरली डिफाइन करके बोल दिया कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा, ये सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा। क्लियर सर? आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं आगे सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन नंबर 2 की, जो मैं आपके लिए यहां लिख के लाया हूं बच्चों। सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 2 बोलता है क्या कि भाई फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। ये ट्रांजेक्शन न तो सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा न सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा। इन पे कोई जीएसटी लेवी नहीं होगा, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर? सरकार ध्यान दीजिएगा बेटा, अब तक हमने क्या पढ़ा, ये सप्लाई होगा। अब क्या पढ़ रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, ये सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। सर उसमें दो क्लोज है, क्लोज नंबर ए और क्लोज नंबर बी। पहले पढ़ रहे क्लोज नंबर ए। क्लोज नंबर ए बोलता है क्या, वो सारे ट्रांजेक्शंस विच आर कवर्ड इन शेड्यूल नंबर 3 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। आइए बच्चों, शेड्यूल नंबर 3 में क्या लिखा है वो देख लेते हैं बेटा। ये रहा सर शेड्यूल नंबर 3। सर ध्यान देना बेटा, ये वो एक्टिविटीज है, वो ट्रांजेक्शन है जिसपे जीएसटी लेवी ही नहीं होगा। इनको एग्जाम सप्लाई नहीं बोलते हैं, इन पे लेवी ही नहीं होता है, और लेवी नहीं होता है मतलब जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर? इनको प्यार से हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं क्या, नेगेटिव लिस्ट अंडर जीएसटी। सर ये लॉ के अंदर नहीं लिखा है, हम प्यार से इसको बोलते हैं नेगेटिव लिस्ट, मतलब इन पे जीएसटी नहीं लगता है। क्लियर? आइए बच्चों, शेड्यूल नंबर 1, शेड्यूल नंबर 3, अच्छा शेड्यूल 1 विदाउट कंसिडरेशन वाले ट्रांजेक्शन सप्लाई कहलाएंगे, हमने पढ़ा था बेटा। शेड्यूल नंबर 2 सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है। शेड्यूल नंबर 3 न सप्लाई ऑफ गुड्स है न सप्लाई ऑफ सर्विस है। उसका पहला नंबर 1 बोलता है क्या, एनी एक्टिविटी या सर्विस बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट। मतलब अगर आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हो, आपने एम्प्लॉयर के लिए जो काम किया है उसके लिए एम्प्लॉयर ने जो आपको सैलरी पे करी है, उस सैलरी के अमाउंट पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर? सर एनी अमाउंट विच इज पेड इन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। अब भले ही सर आपको सैलरी के नाम पे दिया हो, या कभी कभी आपने देखा होगा परक्विजिट्स भी मिलते हैं बेटा। परक्विजिट्स जैसे रेंट फ्री अकोमोडेशन हो गया, इंटरेस्ट फ्री लोन हो गया, कंपनी की कार हो गई, कंपनी कई सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करती है, वो सब भी पार्ट एंड पार्सल ऑफ सैलरी होता है, दैट इज पेड इन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय, इसलिए उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। पर मान लो अगर किसी एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉयर के लिए कुछ एक्स्ट्रा काम किया विच इज नॉट एज पर एम्प्लॉयमेंट टर्म्स, जैसे फॉर एग्जांपल किसी एम्प्लॉयर को कोई प्रॉपर्टी चाहिए थी, एम्प्लॉय ने बोला वो प्रॉपर्टी जिसकी है मैं उसको जानता हूं, मैं चाहूं तो आपकी डील करा सकता हूं, आप अगर कहे तो, पर अगर ये डील कराऊंगा तो उसके लिए मेरे को मेरा ब्रोकरेज, मेरा कमीशन अलग से देना पड़ेगा। 10 लाख रुपए विल बी माय कमीशन। सर अब ऐसे केस में अगर मान लो वो एम्प्लॉयर एग्री होता है और एम्प्लॉय ने उसको वो डील करा दी और उसके लिए उसने कमीशन लिया 10 लाख रुपया, तो 10 लाख रुपए इज नॉट इन टर्म्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, उसकी सैलरी जो मिल रही है वो अलग चीज है, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ये ब्रोकरेज पे, ये कमीशन पे जीएसटी लगेगा। क्लियर? एक और एग्जांपल देता हूं सर जिसका सर्कुलर भी है। मान लो आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हो बेटा, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, अगर डायरेक्टर रेम्यूनरेशन को सैलरी माना जाता है, इफ डायरेक्टर को जो रेम्यूनरेशन आप पे कर रहे हो दैट इज इन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसपे सेक्शन नंबर 192 का टीडीएस करता है अंडर इनकम टैक्स एक्ट, तो सर वो सैलरी इन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉइज को पे किया गया है, भले वो डायरेक्टर है, सर उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। एग्जाम्पल होल टाइम डायरेक्टर। एग्जाम्पल वापस देता हूं बेटा मैं, मान लो किसी कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर हो,
क्लियर? पूरा दिन आप कंपनी के लिए काम करते हो, कंपनी आपको एक सैलरी पे करती है, भले डायरेक्टर हो, पर वो जो सैलरी पे किया वो इन दी कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय पे किया है, इन रिलेशन टू योर एम्प्लॉयमेंट पे किया है, उस सैलरी के अमाउंट पे जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर? और इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन नंबर 192 का टीडीएस करता है बेटा इसमें। पर मान लो उसी डायरेक्टर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग अटेंड करने के लिए डायरेक्टर रेम्युनरेशन अलग से और पे किया गया अदर देन सैलरी, जिसको प्रोफेशनल फी मानते हैं, जिसपे इनकम टैक्स में भी टीडीएस सेक्शन नंबर 194 का कट होता है बेटा, है ना? तो ऐसे केस में दैट अमाउंट विच इज पेड टू द डायरेक्टर इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर, नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉई, इस पर जीएसटी लगेगा। दैट इज अ प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडेड बाय डायरेक्टर टू द कंपनी नॉट इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट, इस पे जीएसटी लगेगा। और खास बात हम आगे पढ़ेंगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, वहां पे लिस्ट ऑफ सर्विस पढ़ेंगे, उसमें एक लिस्ट ऑफ सर्विस ये भी है कि सर वहां पर सर डायरेक्टर रेम्युनरेशन पे जीएसटी लगता है, वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है। डायरेक्टर बड़ा आदमी है यार, कंपनी पे कर देगी जीएसटी उसका, डायरेक्टर सर्विस सप्लायर, कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट सर्विस रेसिपिएंट, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को, डायरेक्टर को उसकी केवल फीस मिलेगी। क्लियर? इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। जो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं वो कभी भी एम्प्लॉय नहीं होते किसी कंपनी के बेटा, उनको जो भी रेम्युनरेशन मिल रहा है वो हमेशा प्रोफेशनल फी 194 का टीडीएस ही करता है वहां पे, और ऐसे केस में वहां पर जीएसटी लगेगा। अच्छा, आप अगर होल टाइम डायरेक्टर भी हो बेटा तो वहां चेक कर लेना कि किस कैपेसिटी में आपको पैसा मिल रहा है। अगर सैलरी की कैपेसिटी में इन दी कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय पैसा मिल रहा है तो जीएसटी नहीं लगेगा, प्रोफेशनल फी मिल रहा है तो जीएसटी लगेगा। क्लियर? समझे मेरी बात? 194 का टीडीएस कट रहा मतलब जीएसटी लगेगा, और ऐसे केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा कंपनी में। ओके सर, ये बड़ा अच्छा सुंदर सर्कुलर था, इस पे क्वेश्चन भी बनते कई बार। ठीक है बच्चों, परक्विजिट्स की बात मैं आपसे ऑलरेडी कर चुका हूं। परक्विजिट्स इन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय ही आपको मिलते हैं इस पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट, और इसलिए उस पर जीएसटी नहीं लगता है बेटा। क्लियर? एक और एग्जांपल मैंने यहां दे रखा है। मान लो कोई कंपनी का एम्प्लॉय है, वो एम्प्लॉय मान लो कंपनी छोड़ के जा रहा है बच्चों। अब सर कंपनी सॉफ्टवेयर कंपनी है, अब उसको कंपनी के सारे फॉर्मूलाज, सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, कौन कौन क्लाइंट है, सब कुछ उसको पता है, इन एंड आउट्स। कंपनी ने उसे एक एग्रीमेंट किया, नॉन कॉम्पिट एग्रीमेंट, कि ये फॉर्मूलाज, हमारे क्लाइंट कौन कौन है, उनको हम क्या चार्ज करते हैं, किस तरह का हमारा उनसे रिलेशनशिप है, ये किसी से आप डिस्क्लोज नहीं करिएगा, हम साल के 10 लाख रुपए आपको देंगे। डन? तो कुछ नहीं करने के पैसे मिल रहे हैं, बट दैट इज नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय, नॉन कॉम्पिट फी है, इस पे जीएसटी लगेगा, बिकॉज दैट इज नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय एंड इट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी बेटा। क्लियर? सो ये कुछ एग्जांपल थे जो मैंने आपको समझाया। कुल मिला के पॉइंट तो क्या है? सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। क्लियर? सर पॉइंट नंबर 2, सर इसके यहाँ पे सर्कुलर दे रखा है बेटा, ये काट देना, सर्कुलर देखने की जरूरत नहीं, आपके सिलेबस में नहीं आता है। आइए बच्चों, सर्विसेज, अरे कोर्ट फीस चार्ज होती है ना बेटा। अगर आपने मान लो कोई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या किसी भी सेशन कोर्ट वगैरह में कोई अपील फाइल करी है, उसके लिए कोर्ट फी पे किया है, तो किसी भी काम के लिए कोई कोर्ट फी पे किया तो उस कोर्ट फी पे जीएसटी नहीं लगता है। क्लियर? पढ़िए, सर्विसेज बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, क्लियर, इस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। और कोर्ट का मतलब क्या है? द टर्म कोर्ट इंक्लूड्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। सर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ये भी कोर्ट की डेफिनेशन में आते हैं, और इन्होंने जो भी फीस चार्ज किया उस पर जीएसटी नहीं लगता है। अच्छा एक ध्यान रखना बेटा, हम पढ़ेंगे एडवोकेट, एडवोकेट वाला पॉइंट जब रिवर्स में पढ़ेंगे, मेगा एग्जामिनेशन पढ़ेंगे, साथ में एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल वर्ड भी आप सुनेंगे बेटा। क्या वर्ड बेटा? ये आपने सुना भी होगा शायद। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इज नॉट ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश्ड बाय एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। ये तो लॉयर्स लोग मिलके एक बोलते ना आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट के लिए ये बनाया जाता है, जिसमें आर्बिट्रेशन होता है, वहां जीएसटी लगता है बेटा। ये आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इस कोर्ट की डेफिनेशन में नहीं आता है बेटा। ओके, यहाँ जीएसटी लगता है बच्चों, ध्यान रखना। आगे हम आएगा पॉइंट और बात करेंगे सर। आइए बच्चों, पैरा नंबर 3 बोलता है क्या? सर ये फॉलोइंग के ट्रांजैक्शंस आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। देश के नेता लोग सर बोलती गवर्नमेंट क्या, इनकी सप्लाई ही नहीं है। अच्छा ये तो मजाक वाली बात है सर, समझाता हूं बच्चों में। जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज और अदर लोकल अथॉरिटीज। क्लियर? इनको इन्होंने जो इस कैपेसिटी में इनको जो सैलरी मिलता है उस पर जीएसटी नहीं लगता। मैं एक एग्जांपल देता बेटा, मैं जैसे कोई एमएलए है बेटा या कोई एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये अपने इतने कीमती वक्त को
देश के कल्याण के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं यार, तो इनको सरकार एक ऑनरेरियम पे करती है। ये सर आज कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नरेंद्र मोदी जी या कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमएलए, सर क्या ये देश के एम्प्लॉई है? आंसर इज नो। पर ये अपना इतना कीमती वक्त देश के डेवलपमेंट के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए लगा रहे हैं सर, इसलिए इनको एक मंथली ऑनरेरियम मिलता है, जिसको कॉमन लैंग्वेज में हम लोग सैलरी बोलते हैं। वो सैलरी एक्चुअली है नहीं, अगर वो सैलरी होती तो यहां कवर होती बेटा। जैसे पुलिस कमिश्नर है, जीएसटी कमिश्नर है कोई, ये सब एम्प्लॉई है गवर्नमेंट के, इनको जो सैलरी मिलती है उस पर जीएसटी नहीं लगता, वो इस पॉइंट नंबर 1 में कवर होता है बेटा। पर ये जो देश के नेता लोग हैं बेटा, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स है, ये देश के एम्प्लॉई नहीं है, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव है जो हमारे लिए सर इतना टाइम देश के भले के लिए, डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्ट करते हैं। इनको जो ऑनरी मिलता है, इट इज ऑल्सो नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अगर सैलरी होता तो ऊपर ही कवर होता बेटा, सैलरी में कवर नहीं होता, इसलिए यहां लिखा अलग से बेटा। सेकंड, मान लो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई बॉडी बनाई बेटा, भारतीय संविधान ने कोई बॉडी बनाई है, और उस बॉडी में आपने कोई पोस्ट होल्ड करी है, एज ए डायरेक्टर, एज ए चेयरमैन, एज ए मेंबर, और उस पोस्ट की वजह से अगर आपको कोई रेम्युनरेशन मिल रहा है तो इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग, ह्यूमन राइट्स कमीशन, एटसेट्रा। क्लियर सर? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ह्यूमन राइट्स कमीशन, एटसेट्रा, दीज आर बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें आपने जो चेयरमैन, एज ए डायरेक्टर, एज ए मेंबर कोई पोस्ट होल्ड करी हुई है, उस पोस्ट की वजह से जो रेम्युनरेशन मिल रहा है उस पर जीएसटी नहीं लगेगी। सेम वे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी ने कोई बॉडी बनाई है, जैसे अपना इंस्टीट्यूट, उसके आप द प्रेसिडेंट है, सेंट्रल काउंसिल मेंबर है, रीजनल काउंसिल मेंबर है, और उस पोस्ट की वजह से अगर आपको कोई रेम्युनरेशन मिल रहा है तो सर दैट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। पर ध्यान रखिएगा बेटा, सर इनको, इन नेताजी की कैपेसिटी में जो पैसा मिल रहा है उस पर जीएसटी नहीं है। इनको जो ऑनरेरियम मिल रहा है सैलरी के फॉर्म में, सैलरी नहीं मिलता है, सैलरी की रिप्लेसमेंट में इनको ऑनरेरियम मिलता है, क्योंकि एम्प्लॉय नहीं है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स है सर, उस पर जीएसटी नहीं लगता। पर इन्होंने किसी और कैपेसिटी में कोई और काम किया, उस पर जीएसटी लगेगा यार। जैसे एग्जांपल के लिए सर सीए अर्पित काबरा, सीए अर्पित काबरा जी मुंबई से, आईसीएआई के सेंट्रल काउंसिल मेंबर है सर, यंगेस्ट एवर सेंट्रल काउंसिल मेंबर, वेरी डायनेमिक मालिक। इनको सेंट्रल काउंसिल मेंबर की पोस्ट की वजह से जो ऑनरेरियम मिलेगा उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगी। पर ही इज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट आल्सो सर। इन्होंने किसी फर्म का ऑडिट किया, कंसल्टेंसी दिया, उस कंसल्टेंसी फी पे जीएसटी जरूर लगेगी यार। ऐसा नहीं कि अर्पित ने जीवन में जो भी काम किया जीएसटी नहीं लगी, इनको उस कैपेसिटी में जो काम किया है, उस कैपेसिटी में जो इनको रेम्युनरेशन मिल रहा है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। सेम वे कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसका कोई बिजनेस है बेटा, कोई इसकी बिजनेस है, कंसल्टेंसी ऑफिस है, उस पर जीएसटी लगेगा अगर उन्होंने सर्विसेज दी तो बेटा। इनको नेताजी की कैपेसिटी में जो पैसा मिल रहा है उस पर जीएसटी नहीं लगेगी। क्लियर? चलिए सरकार, पॉइंट नंबर 4, अंतिम सेवा। सर सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रेमेटोरियम और मॉर्चरी सर्विसेज इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज्ड। जाने वाले से कौन जीएसटी ले सकता है? क्लियर? तो ब्यूरियल सर्विसेज, क्रेमेटोरियम सर्विसेज, मॉर्चरी सर्विसेज, फ्यूनरल सर्विसेज इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज्ड, इन सब के चार्जेस पे जीएसटी नहीं लगेगा। जाने वाले से कौन जीएसटी ले सकता है भाई? क्लियर? अंतिम सेवा। आइए पॉइंट नंबर 5, बड़ा ही सुंदर पॉइंट है बेटा ये। सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में ऑलरेडी बात कर चुका बेटा आपसे। इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस एक्सेप्ट 70 फ्लैट। याद आया बेटा आपको? है ना भाई? तो याद देखिए, सेल ऑफ लैंड याद है, 70 फ्लैट्स अंडर कंस्ट्रक्शन जो फ्लैट बुक हो गए थे, वो उन फ्लैट के सेल पे जीएसटी लगेगा। बाकी किसी पे भी सेल ऑफ बिल्डिंग और सेल ऑफ लैंड आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। क्या लिखा है? लैंग्वेज देखना बेटा। सेल ऑफ लैंड एंड subject to para 5 clause 2, subject to para 5 clause B of schedule 2, मतलब क्या है ये? 70 फ्लैट्स। फ्लैट छोड़ दीजिए, दो आर टैक्सेबल। उसके अलावा कोई भी बिल्डिंग अगर आप सेल कर रहे हो, कोई भी लैंड अगर आप सेल कर रहे हो, तो इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। सेल ऑफ लैंड एंड सब्जेक्ट टू पैरा 5 क्लॉज बी ऑफ शेड्यूल 2, सेल ऑफ बिल्डिंग इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। 70 फ्लैट छोड़ दीजिए, बाकी कोई भी बिल्डिंग अगर आप बेच रहे हो, सर जैसे 30 फ्लैट बेचा है, नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। सेल ऑफ लैंड है, नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। क्लियर? अब खास बात ये तो हमने पढ़ लिया, अब एक मस्त बात बताऊं मैं।
मालिक पता है गुड्स का डेफिनेशन और सर्विस का डेफिनेशन बोला था, जब सही वक्त आएगा तो बताऊंगा, सही वक्त आ गया है। गुड्स का डेफिनेशन बताया क्या है? गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। इट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स but does not include money and securities, and it includes growing crops, grass, things which are attached to the earth or forming part of the land and agreed to be severed before severation। है ना भाई, बिफोर सेल, यस नो। तो सरकार कुल मिला के ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स वगैरह जिसको काटने के बाद आप बेचने वाले हो तो सप्लाई के स्कोप में आएगा, गुड्स के स्कोप में आएगा। सेकेंड, एक्शनेबल क्लेम्स गुड्स की डेफिनेशन में आते हैं, हम आगे बात करेंगे, अगला पॉइंट वही आने वाला है। फिर मनी और सिक्योरिटीज, शेयर्स वगैरह बेचे, डिबेंचर्स बेचे, वो गुड्स ही नहीं है बेटा। बट गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मेन बात ये है। अब सर्विस की डेफिनेशन, सर्विस मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स इज कॉल्ड सर्विस। तो गुड्स नहीं, वो सर्विस है। अदर देन मनी और सिक्योरिटीज, मनी और सिक्योरिटीज ना तो गुड्स है ना सर्विसेज है ना। एंड सर अगर आपने किसी को शेयर्स बेचने और ट्रांजेक्शंस ऑफ सिक्योरिटीज में कोई फैसिलिटेशन दिया है, हेल्प करिए, जैसे ब्रोकरेज चार्ज किया, कमीशन चार्ज किया, तो ब्रोकरेज कमीशन सर्विस के स्कोप में आएगा। मनी चेंजिंग जो करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज चेंज किया, सर आपने डॉलर दिया, रुपी लिया, या आपने सर करेंसी एक्सचेंज कराई, चेंज कराई, आपने डिनोमिनेशन चेंज कराया, जैसे 500 रुपये का नोट दिया और आपने 100 के 5 नोट लिए, उसके लिए कोई कमीशन चार्ज किया किसी ने, दैट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी बेटा। कमीशन, ब्रोकरेज, वो सर्विस के स्कोप में आएगा। क्लियर? ठीक है। मेन बात क्या था सर? सर्विस मींस एवरीथिंग, एनीथिंग अदर देन गुड्स इज कॉल्ड सर्विस। और गुड्स का मेन पॉइंट क्या था बेटा? गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। जो मूवेबल है वो गुड्स है, मतलब जो मूवेबल नहीं है वो गुड्स नहीं है। एंड सर्विस मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स। तो सर इसका मतलब क्या हो गया? लैंड है, बिल्डिंग है, वो गुड्स नहीं है क्योंकि वो मूवेबल नहीं है, पर एनीथिंग अदर देन गुड्स इज कॉल्ड सर्विस। तो देखा जाए तो इमूवेबल प्रॉपर्टी को जानबूझ के सर्विस के स्कोप में डाला गया है बेटा। क्यों? क्योंकि उनको 70 फ्लैट्स पर, 70 फ्लैट के कंस्ट्रक्शन पे जीएसटी लगाना था बेटा, इसलिए पहले सर्विस के स्कोप में लेके आए और बोल दिया क्या, वो 70 फ्लैट को छोड़ दीजिए जो शेड्यूल 2 पैरा नंबर 5 क्लॉज बी में कवर है। उसके अलावा सारे सेल ऑफ बिल्डिंग और सेल ऑफ लैंड आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। आई होप मजा आया बेटा, समझे मेरी बात? यस, ओके। अच्छा, समरी के लिए मैंने आपको यहाँ दे भी रखा है कि अगर आपने लैंड और बिल्डिंग का रेंट पे दिया है, लीज पे दिया है, लाइसेंस पे दिया है, तो सप्लाई ऑफ सर्विस है वो। अगर आपने कोई फ्लैट बेचे है, ऑफिसेज बेचे बिफोर ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन व्हिचएवर इज अर्लियर, तो सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाता है। हम ऑलरेडी बात कर चुके। उसके अलावा कोई भी सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग किया तो नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस शेड्यूल नंबर 3 में कवर होता है। सर कोई जीएसटी नहीं लगेगा बेटा इस पे। क्लियर? डन। उसके बाद एक सर्कुलर दे रखा है, इसको आप कट कर दीजिए, अपने सिलेबस में नहीं आता। आओ मालिक, पैरा नंबर 6, एक्शनेबल क्लेम्स। सर अभी अभी हमने पढ़ा क्या? गुड्स इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स। गुड्स की डेफिनेशन में एक्शनेबल क्लेम को डाला हुआ है, पर शेड्यूल 3 के अंदर लिख दिया क्या? एक्शनेबल क्लेम्स के ट्रांजैक्शंस आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। आप बोलेंगे सर फिर गुड्स की डेफिनेशन में एक्शनेबल क्लेम को डाला ही क्यों, जब इसको जीएसटी से बाहर निकलना था? क्योंकि स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स, लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, कैसीनोज, इन पे जीएसटी लगाना था। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, पहले एक्शनेबल क्लेम को गुड्स के स्कोप में डाला ताकि जीएसटी के कवरेज में, फिर सारे ही स्पेसिफाइड सारे ही एक्शनेबल क्लेम को बाहर निकाल दिया जीएसटी के कवरेज से, एक्सेप्ट स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स। क्योंकि जीएसटी आने से पहले बेटिंग, गैम्बलिंग वगैरह पे स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस लगते थे बेटा। क्लियर? और वो भी जीएसटी में मर्ज हो गए। इसलिए सर स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स पे जीएसटी लगाने के लिए, लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग वगैरह पे जीएसटी लगाने के लिए गवर्नमेंट ने पहले एक्शनेबल क्लेम को गुड्स की डेफिनेशन डाला। बाकी आपने कहीं भी कितने भी लो पढ़े होंगे अब तक, उसमें पढ़ा होगा गुड्स एक्सक्लूड एक्शनेबल क्लेम, गुड्स एक्सक्लूड एक्शनेबल क्लेम, पर जीएसटी के अंदर क्या लिखा हुआ है? गुड्स इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम।
क्लियर सर? वापस देखना बेटा, गुड्स इंक्लूड्स एक्सटर्नल क्लेम, इसलिए सारे एक्सटर्नल क्लेम को जीएसटी से बाहर निकाल दिया, अदर देन स्पेसिफाइड एक्सटर्नल क्लेम। कुल मिला के जुआ खेलोगे तो जीएसटी तो देना पड़ेगा। अब स्पेसिफाइड एक्सटर्नल क्लेम में क्या क्या आता है देख लीजिए बेटा। स्पेसिफाइड एक्सटर्नल क्लेम मींस एक्सटर्नल क्लेम्स इन्वॉल्व्ड इन और बाय वे ऑफ बेटिंग, कैसीनोज, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, लॉटरी और ऑनलाइन मनी गेम। फर्दर the applicable rate of GST on specified external claim is 28%। तो ध्यान रखना बेटा, जैसे आपने 100 रुपए का जुआ खेला है, 100 रुपए, बैट वैल्यू इज 100 रुपी, तो उस पर इंक्लूसिव जीएसटी नहीं मानते, पर ओवर एंड अबाउट दैट 28% जीएसटी लगेगा, मतलब 28 रुपी अमाउंट ऑफ। समझे मेरी बात? तो सर जुआ खेला है, लॉटरी खेली है आपने, तो जो बैट वैल्यू है उस पर 28% टैक्स लगेगा। 1 लाख रुपए का जुआ खेला तो 28,000 रुपए जीएसटी देना पड़ेगा। क्लियर? और खेलो जुआ। तो अच्छा, फिर जुए में आप जीते हारे उससे मतलब नहीं है बेटा, जितना बैट वैल्यू लगाया, लॉटरी टिकट 100 रुपए का खरीदा है, उस पर जीएसटी है, उसमें जीते हारे उससे मेरे को मतलब नहीं है। समझे मेरी बात आप? क्लियर? डन। अब सर एक बात आती है क्या सर, सारे एक्शनेबल क्लेम्स आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस एक्सेप्ट स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। अब आपको स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम तो समझ में आ गया, पर सर इसके अलावा दूसरे एक्शनेबल क्लेम का कोई ट्रांजेक्शन का एग्जांपल मिल जाए जिसपे जीएसटी नहीं लगता है, तो शायद क्लियरिटी और अच्छी आपको मिल जाएगी बेटा। आइए उसके लिए मैंने एग्जाम्पल यहाँ आपकी बुक में रखा है, आइए बच्चों, ये रहा। सपोज, अच्छा आपने एक्सटर्नल क्लेम के बारे में पढ़ा होगा कभी या सुना होगा, तो मैं एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल्स ऑफ एक्सटर्नल क्लेम्स आर डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल्स, लोन अकाउंट। वो क्लेम जिसके अगेंस्ट आप एक्शन ले सकते हो उसको बोलते हैं एक्शनेबल क्लेम्स। तो इसका एक सुंदर एग्जांपल देता हूं, ट्रांजेक्शन बना के मजा आएगा बेटा आपको। सर इंडिया में सर अगर मान लो आईसीआईसी बैंक है, मान लो आईसीआईसी बैंक के पास 100 करोड़ का नॉन परफॉर्मिंग असेट्स का पोर्टफोलियो है बेटा। 100 करोड़ का एनपीएस का पोर्टफोलियो है किसके पास? आईसीआईसी बैंक के पास। क्लियर? अब आईसीआईसी बैंक ने 100 करोड़ का जो एनपी अकाउंट है, सर बेड डेप्ट हो गया बेटा इसके, सर इन्होंने बुक्स में राइट ऑफ कर दिया, इसकी वैल्यू 0 कर दी बेटा। पता है वैसे कुछ नहीं आने वाला है। तो एक एक्ट बना हुआ है, सरफेसी एक्ट, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। हाँ भाई, पूरा एक्ट नहीं बोला, नाम बोला है मैंने। ठीक है, सरफेसी एक्ट 2002 बना हुआ है, जिसके थ्रू क्या होता है बेटा, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज बनती है। एक एग्जांपल के लिए लेता हूं, एजरेक इंडिया लिमिटेड इज एन असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। सर आईसीआईसी बैंक क्या करता है, ये 100 करोड़ के एनपीए का पोर्टफोलियो का ऑक्शन करता है, इसमें असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज पार्टिसिपेट करती है, बिडिंग करती है। अब इसमें मान लो कई सारी असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज आई बिडिंग के लिए, उसने वो 100 करोड़ के एनपीए अकाउंट्स को ऑक्शन में खरीद लिया 7 करोड़ में बेटा। अच्छा, आईसीआईसी बैंक को 7 करोड़ जो रिसीव हुआ है वो भी प्रॉफिट है ना बेटा यार, क्योंकि इनके तो ये एनपीए का अकाउंट का वैल्यू 0 था बुक्स में बेटा, है ना? जो आया सो पाया। अब तो अब सर एसरेक इंडिया लिमिटेड ने 7 करोड़ में क्या परचेज किया है? लोन अकाउंट्स परचेज किए, सर एक्शनेबल क्लेम। सर 7 करोड़ में क्या परचेज किया है? लोन अकाउंट। अब इन लोन अकाउंट के अगेंस्ट एसरेक इंडिया लिमिटेड क्या करेगा? इनकी जो सिक्योरिटीज है वो सब एसरेक इंडिया लिमिटेड की हो जाएगी। अब ये लोन अकाउंट के अगेंस्ट जिन्होंने गारंटी दी होगी, जिन्होंने सिक्योरिटी दी होगी, उन सब से रिकवरी करने का राइट किसका आ गया? एसरेक इंडिया लिमिटेड का आ गया। अब 100 करोड़ के 100 करोड़ पूरे रिकवर हो जाए तो भी एसरेक इंडिया लिमिटेड के, 100 में से कुछ भी रिकवर नहीं हो तो भी एसरेक इंडिया लिमिटेड का ये प्रॉफिट लॉस होगा उसका होगा। उसने 7 करोड़ में ये अकाउंट खरीद लिए बेटा। तो सर 7 करोड़ में आईसीआईसीआई बैंक ने क्या सेल किया है? एक्शनेबल क्लेम सेल की, इस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा, बिकॉज एक्शनेबल क्लेम्स आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस एक्सेप्ट स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स। शायद आपको मेरी बात समझ में आ गई। क्लियर? आइए बच्चों, सर ये आपका एग्जांपल, अच्छा ये एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा हुआ है। ओके मालिक, सो इन केस ऑफ जीएसटी, in case of GST, actionable claims are covered under schedule number 3, which are neither supply of goods nor supply of services other than specified actionable claims. Clear भगवान? पक्का? डन। ये आपका सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन नंबर 2 क्लोज नंबर 1 खत्म होता है। अब अच्छा, जो भी बच्चे सीए में
के स्टूडेंट्स है उनके लिए यहाँ पर सर 2 पॉइंट एक्स्ट्रा दे रखे, वो मैं आपको अलग से और बताऊंगा बेटा। ओके सर, आपकी समरी बुक में मिलेंगे, आप रखिएगा पेंडिंग, मैं आपको अलग से बताऊंगा। मालिक चलिए सरकार, आइए हम बात करते क्या, सप्लाई की डेफिनेशन। आइए सर, सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन नंबर 2 देख रहे थे हम। सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 2 में हमने बात करी क्या, फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। उसका सर क्लोज नंबर ए हमने पढ़ लिया, शेड्यूल नंबर 3। आइए सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 2 क्लोज नंबर बी क्या बोलता है, सर क्लोज नंबर बी बोलता है कि गवर्नमेंट के पास पावर है, पावर दैट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल दे कैन नोटिफाई सर्टेन ट्रांजैक्शंस, और नोटिफाई करके बोल देंगे क्या कि फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। और एट प्रेजेंट सर इन्होंने 2 नोटिफिकेशन इशू किए। आइए देखते हैं बेटा, ये रहे सर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 2 क्लोज नंबर बी, 2 नोटिफिकेशन दिए और 2 नोटिफिकेशन इशू करके बोल दिए क्या, फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। फर्स्ट, अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड करी किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी। रिपीट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी ने कोई काम किया। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब तो सेंट्रल लेवल पे काम करती है, रहा है ना मोदी जी। स्टेट गवर्नमेंट, हर स्टेट के अलग अलग गवर्नमेंट है सर। यूनियन टेरिटरी, जो यूनियन टेरिटरीज के अंदर सर सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू गवर्न होता है बेटा। एंड लोकल अथॉरिटी जैसे म्यूनसिपालिटीज वगैरह हो गई, वही में बीएमसी हो गया, पुणे में पीएमसी हो गया, जोधपुर में सर जेडीए हो गया, उदयपुर में जेडीए हो गया, इस तरह का। ओके, अगर ये लोग कोई काम कर रहे हैं, कौन सा काम, ऐसा कोई काम जो पंचायत को दिया हुआ है अंडर आर्टिकल नंबर 243 जी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या म्युनिसिपैलिटी को दिया हुआ है अंडर आर्टिकल नंबर 243 डब्ल्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सर वो काम अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी ने परफॉर्म किया, तो उस काम के लिए जो रेम्युनरेशन मिल रहा है इनको, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। आई रिपीट, फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। उसमें सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 2 क्लोज नंबर बी में फर्स्ट नोटिफिकेशन इशू हुआ कि अगर कोई काम आर्टिकल नंबर 243 जी में कवर है जो पंचायत का काम है, या आर्टिकल नंबर 243 डब्ल्यू में कवर है जो म्युनिसिपैलिटी का काम है, वो काम अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी ने परफॉर्म किया, तो इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। एग्जांपल, जैसे पंचायत का काम है, म्युनिसिपैलिटी का काम है साफ सफाई का बेटा, तो स्वच्छ भारत मिशन के थ्रू, क्लीन इंडिया मिशन के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो काम म्युनिसिपैलिटी से ले लिया बेटा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सा काम कर रहा है, जो म्युनिसिपैलिटी का काम है साफ सफाई का बेटा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी चार्जेस लिए होंगे म्युनिसिपैलिटी से, इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। जैसे रोड लाइट, स्ट्रीट लाइट मेंटेनेंस, सड़क के साइड में होती है ना बेटा रोड लाइट मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले लिया, किसे, म्युनिसिपैलिटी से या पंचायत से, तो उसके लिए जो चार्जेस लिए इन्होंने पंचायत या म्युनिसिपैलिटी से, इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। जो चार्ज सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा या स्टेट गवर्नमेंट लेगा, किससे, म्युनिसिपैलिटी से या पंचायत से, इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। कौन से काम के लिए, 243 डब्ल्यू वाले या 243 जी वाले। ओके डन। सेकंड, दारू पी का कभी अपने मत बेटा सर, तो जो दारू बेचते हैं, दारू तो बेचने में जीएसटी लगता नहीं सर, आपको पता है बेटा, क्लियर। पर सर दारू बेचने के लिए लाइसेंस चाहिए, क्या किसी भी दुकान पे दारू मिलती है क्या बेटा, देखा आपने कभी, उसके लिए प्रॉपर दारू की दुकान पे जाना पड़ता ना। हाँ बोल रहे हो, मैं समझ रहा हूं आपकी बात सर एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन अगर आपको बेचना है तो यू नीड द लाइसेंस। कई सारे रेस्टोरेंट में देखा होगा एल्कोहल नहीं मिलती है, जिनके पास लिकर सर्व करने का लाइसेंस होता है वही लिकर सेल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट लिकर लाइसेंस फी चार्ज करती है, तो आपने जो लिकर लाइसेंस फी दिया है या एप्लीकेशन फी पे किया है फॉर गेटिंग द लाइसेंस टू सेल द एल्कोहल लिकर, तो इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। वो लिकर लाइसेंस फी जो आपने पे करी उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। ये सेकंड नोटिफिकेशन, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होता है ये लाइसेंस देने का बेटा। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ एल्कोहल लिकर लाइसेंस अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ लाइसेंस फी और एप्लीकेशन फी या बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, तो लाइसेंस फी या एप्लीकेशन फी टू सेल द लिकर जो होता है उस चार्ज पे जीएसटी नहीं लगेगा। इसी के साथ भारत माता की जय। ये सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 2 क्लोज नंबर बी, इसमें जो सर 2 नोटिफिकेशन थे वो भी खत्म होते हैं। अब सर आइए सर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन नंबर 3 अभी देखते हैं। वैसे सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 3 कोई काम का नहीं बेटा, क्यों,
इसमें गवर्नमेंट को पावर दे रखा नोटिफिकेशन देने का, और अब तक कोई नोटिफिकेशन इश्यू नहीं हुआ। पर हाँ, नॉलेज के लिए बता देता मैं आपको। सर पावर क्या है? सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 3 ये बोलता है गवर्नमेंट के पास पावर है दैट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल दे कैन नोटिफाई कुछ ट्रांजेक्शन को कि ये ट्रांजेक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं कहलाएगा। और भाई साहब ये ट्रांजेक्शन सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं कहलाएगा। ये सब पावर दे रखा है, और ये पावर यूज करके गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है ट्रांजेक्शन को अगर झगड़ा होता है तो बेटा। पर ऐसा कोई डिस्प्यूट आया ही नहीं कि जहां डिफाइन करना पड़ेगा ये सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं कहलाएगा, ये सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं कहलाएगा। ऐसा कोई डिस्प्यूट हुआ ही नहीं, इसलिए कोई नोटिफिकेशन दिया ही नहीं। जहां डिस्प्यूट थे वो गवर्नमेंट ने शेड्यूल नंबर 2 में वैसे भी डाल दिए बेटा। आया ना भाई? अरे क्लियर, पक्का, डन। और पता है खास बात, अब जाके सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 3 भी खत्म हुआ, और अब जाके सेक्शन नंबर 7 पूरा खत्म हुआ। अब जाके सेक्शन नंबर 7 खत्म हुआ है। हम पढ़ रहे 3 दिन से क्या सप्लाई क्या होता है। आई होप यू गॉट द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ द टर्म सप्लाई। सेक्शन नंबर 7 आप वापस ध्यान से देखेंगे तो सेक्शन नंबर 7 क्या कहता है? सब सेक्शन 1 सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज ए, डबल ए, बी और सी। और जो ट्रांजेक्शन सप्लाई के स्कोप में कवर हो रहा है इस पर सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1, उसमें अगर डिस्प्यूट है ये सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है, तो डिस्प्यूट कई सारे गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई कर दिया थ्रू शेड्यूल नंबर 2। है ना भाई? सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 ए ये कहता है। क्लियर मालिक? फिर सर सेक्शन नंबर 7 फिर सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 2 क्या बोलता है? नहीं 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 भाई, फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इन पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। फर्स्ट है क्या? द ट्रांजेक्शंस व्हिच आर कवर्ड इन शेड्यूल नंबर 3 these are neither supply of goods nor supply of services। सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 2 क्लोज नंबर 2 क्लोज नंबर बी में बोल दिया क्या? पावर है टू इशू द नोटिफिकेशन। एक तो आर्टिकल नंबर 243 वाले काम, या आर्टिकल नंबर 243 वाले काम अगर गवर्नमेंट ने परफॉर्म किए तो दोज आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, और लिकर सर्व करने का लाइसेंस पे जीएसटी नहीं लगेगा। सेकंड ट्रांजैक्शन था। सब सेक्शन 3 ने पावर दिया गवर्नमेंट को कि ये ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा, सर्विस नहीं कहलाएगा, एंड वाइस वर्सा बेटा। क्लियर? डन। अब जाके सेक्शन नंबर 7 खत्म हुआ बेटा हमारा। है ना भाई? आइए बच्चों, सर ये बुक के अंदर आप एक काम करिए, सर यहाँ से ये सर्कुलर जो दे रखा है उसको भी कट कर दीजिए बच्चों। क्लियर? हमारे सिलेबस में नहीं आता, नहीं पढ़ने का बेटा। फिर एक सर सिंपल सा डायग्राम दे रखा है जो मैंने आपको अभी रिवाइज कराया है, वो यहाँ दे रखा है कि कोई भी ट्रांजेक्शन सप्लाई है कि नहीं है। उसको देखने के लिए सबसे पहले आप देखेंगे क्या वो सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 क्लोज ए में कवर होता है क्या इट इज फॉर अ कंसिडरेशन प्लस इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर यस सप्लाई है, नो तो देखिए क्या इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, फॉर अ कंसिडरेशन है, भले इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, यस सप्लाई है। फिर देखो कि नहीं 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 ये तो विदाउट कंसिडरेशन है। अब विदाउट कंसिडरेशन है तो देखो इन दी कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए और शेड्यूल 1 में कवर होना चाहिए। अगर शेड्यूल नंबर 1 में कवर है तो सप्लाई होगा। सप्लाई है तो उसके बाद अगर मतलब सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 में कवर हो गया, ये सप्लाई है, बस एक बार जरूर चेक कर लेना क्या वो सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस में कवर तो नहीं हो रहा बेटा। शेड्यूल 3 में या सेक्शन नंबर 7 2 बी में कवर तो नहीं हो रहा। अगर वहां कवर हो गया जैसे सैलरीज टू एम्प्लॉई, सर देश के नेता लोगों को जो आप फीस दे रहे हो, कोर्ट फीस तो दे रहे हो बेटा, ये सब सप्लाई के स्कोप में आता है। पर शेड्यूल 3 में कवर है इसलिए नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस से कोई जीएसटी नहीं लगेगा। पर वहां कवर नहीं तो सप्लाई के स्कोप में आएगा और जीएसटी लग जाएगा। आया ना मालिक? क्लियर? ये फ्लो चार्ट दे रखा है आपके रिवीजन के लिए। आइए अब मस्त अगला पॉइंट पढ़ते हैं बेटा, क्या कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स्ड सप्लाई। ये दिया हुआ है कहां? सेक्शन नंबर 8 में। बच्चों सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सेक्शन नंबर 1 पढ़ा कि एक्ट का नाम क्या है, कहां अप्लाई होता है, कब से अप्लाई होता है। फिर चार्जिंग सेक्शन पढ़ा हमने। चार्जिंग सेक्शन बोलता है क्या कि जीएसटी लेवी कब होगा, उसने बताया टैक्सेबल इवेंट क्या हो। फिर टैक्सेबल इवेंट होता है सप्लाई, वो सप्लाई हमने पढ़ लिया सेक्शन नंबर 7 में। अब क्या होता है बच्चों? सर कभी कभी बंडल्ड सप्लाई होता है, व्हेनेवर मोर देन वन सप्लाईज आर मेड टुगेदर इन कॉन्जंक्शन विद ईच अदर। है ना भाई? अब सर मोर देन वन सप्लाई अगर आपने साथ में किया, कोमो बना के बेचे बेटा आपने, तो उस केस में उसको हम क्या मानेंगे? उसके लिए सर सेक्शन नंबर 8 दिया, उसने दिया कॉन्सेप्ट किसका? कंपोजिट सप्लाई और मिक्स्ड सप्लाई का। आइए बच्चों देख लेते हैं बेटा। यहां पे देखिए मैंने आपको बड़ी सुंदरता से यहां समझाता हूं बेटा। बंडल्ड सप्लाई सेक्शन नंबर 8
सर अब बंडल्ड सप्लाई, जब कॉम्बो बेचे आपने बेटा, तो कॉम्बो क्या वो नेचुरली बंडल्ड है या आर्टिफिशियली बंडल्ड है, मतलब नॉट नेचुरली बंडल्ड। तो आपको हमेशा पहले देखना है क्या कि वेदर ट्रांजेक्शंस जो कॉम्बो बना के बेचा है, बंडल्ड सप्लाई जो दिया है, भले उसमें गुड्स प्लस सर्विसेज है, या मोर देन वन गुड्स है, या मोर देन वन सर्विसेज है, या मोर देन वन गुड्स और सर्विसेज है, कॉम्बो है बेटा। सॉरी बच्चों, वो जो कॉम्बो बना के बेचा है, क्या वो नेचुरली बंडल्ड सप्लाई है? वो बोलेंगे सर ये नेचुरली बंडल्ड सप्लाई क्या होता है? वो सप्लाईज which are supplied in conjunction with each other in the ordinary course of business। मतलब ये कॉम्बो नॉर्मली साथ में बिकता है, इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ये साथ में सेल होते हैं साहब। मोर देन वन गुड्स और सर्विस और बोथ which are supplied in conjunction with each other in the ordinary course of business is naturally bundled supply। उसको बोलते हैं क्या? कंपोजिट सप्लाई। मैं एग्जांपल देता हूं बेटा आपको, उनको क्या बोलते हैं बेटा जीएसटी में? कंपोजिट सप्लाई। एग्जांपल के लिए सपोज ये कोचिंग सर्विसेज आपने ली बेटा हमसे, अब आप मुझे बताओ ये जो कोचिंग सर्विसेज हमने आपको दी है, हमने आपसे सपोज ₹10,000 चार्ज किया पर स्टूडेंट। अब सर 10,000 रुपीज जो चार्ज किया, इसमें हम लेक्चर तो पढ़ा रहे हैं बेटा, साथ में बुक्स भी तो दिया है। और खास बात, ऑनलाइन लेक्चर अगर आप ले रहे हो तो बुक्स में हमने क्या किया है? बुक्स को पैक किया है और आपके घर तक डिलीवर किया है बेटा। तो बुक्स भी दिया है, पैक भी किया है, डिलीवर भी किया आपके हाथ तक, प्लस खास बात पढ़ाया भी है। ये सब मिला के 10,000 रुपये लिया है। आप मुझे बताओ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ये साथ में सप्लाई होता ना यार, जिसके अंदर हमने लेक्चर भी पढ़ा है और बुक्स भी बेची बेटा आपको, और बुक्स का डिलीवरी भी किया आपके यहाँ पे बेटा। तो मोर देन वन गुड्स और सर्विस और बहुत हमने सप्लाई किया। पर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में दे आर सप्लाइड इन कॉन्जंक्शन विद ईच अदर, साथ में सप्लाई होते हैं इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो इसको बोलते हैं क्या? कंपोजिट सप्लाई। अब आप कंपोजिट सप्लाई कर रहे हो तो ऐसे केस में देखिए उसमें प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है। अब 10,000 रुपए जो हमने चार्ज किए हैं आपसे, वो 10,000 रुपए किस रेट ऑफ टैक्स से टैक्स लगाएंगे? क्या बुक्स की रेट ऑफ टैक्स से लगाएंगे, या ट्रांसपोर्टेशन की रेट से टैक्स लगाएंगे, या कोचिंग सर्विसेज की रेट ऑफ टैक्स से टैक्स लगाएंगे? तो सर वहां पे यहाँ पर सेक्शन नंबर 8 ने बताया क्या इसमें मेन सप्लाई क्या है, प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, पूरे कॉम्बो को उस प्रिंसिपल सप्लाई की रेट ऑफ टैक्स से टैक्स लगाएगा। जैसे इसके अंदर कोचिंग सर्विसेज आर मोर इंपॉर्टेंट हियर, तो कोचिंग सर्विसेज में हम क्लासिफाई करेंगे एंड सर प्रिंसिपल सप्लाई विल बी कोचिंग सर्विस, और 10,000 पे पूरे पे कोचिंग सर्विस की जो रेट ऑफ टैक्स होता है वो लगेगा। हाईएस्ट लोएस्ट से कोई मतलब नहीं है। अरे क्लियर? डन। तो मालिक इन केस अगर कोई भी सप्लाई आपने किया है, मोर देन वन सप्लाई साथ में किया है, और सर वो साथ में कॉम्बो बिकता है इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो ऐसे केस में उसको बोलते हैं क्या? कंपोजिट सप्लाई। और वो अगर कंपोजिट सप्लाई है तो प्रिंसिपल एलिमेंट जो होगा हम उसमें क्लासिफाई करेंगे, और प्रिंसिपल एलिमेंट जो होगा उसके अकॉर्डिंग रेट ऑफ टैक्स लगेगा पूरे कॉम्बो पे बेटा। ओके मालिक? डन। तो ये था क्या आपका कंपोजिट सप्लाई। एग्जाम्पल दे देता बेटा, मान लो आप गोवा घूमने गए बेटा। अरे गोवा घूमने गए, जस्ट इमेजिन माहौल जबरदस्त शानदार बन रहा है सर आपके लिए। अब मालिक आप जो गोवा घूमने गए बेटा, वहां पर आपने होटल बुक कराया, क्यों? रहने के लिए ना भाई, और तो क्या करोगे सर। अब होटल ने आपसे चार्ज किया ₹5,000 पर नाइट। अब 5,000 भी जो उन्होंने चार्ज किया है, इसमें साथ में ब्रेकफास्ट एंड डिनर भी इंक्लूडेड है बेटा, है ना? अब सर मतलब 5,000 रुपए में स्टे भी है और रेस्टोरेंट सर्विस भी वो प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आप मुझे बताओ 5,000 रुपए में सर दोनों सर्विसेज इन्होंने सप्लाई करी है, दोनों कौन सी है? अकोमोडेशन सर्विसेज एंड सर रेस्टोरेंट सर्विसेज। पर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में इस इंडस्ट्री में ऐसा साथ में सप्लाई होता है, तो दिस इज कॉल्ड सर नेचुरली बंडल्ड सप्लाई, दिस इज कॉल्ड कंपोजिट सप्लाई। और कंपोजिट अगर है तो इसमें प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है? क्या वहां पे होटल में खाना खाने गए थे क्या? स्टे वॉज मोर इंपॉर्टेंट, तो प्रिंसिपल सप्लाई वॉज होटल अकोमोडेशन। तो पूरे 5,000 पर होटल अकोमोडेशन की रेट ऑफ टैक्स से टैक्स लगेगा, इररेस्पेक्टिव रेट ऑफ टैक्स ऑन रेस्टोरेंट सर्विस। क्लियर मालिक? डन। तो सर ये एक और एग्जांपल हो गया, देयर में भी एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स फॉर दिस। हाँ ध्यान रखना, अगेन ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करेगा कि कौन सा सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई है। ये ट्रांजेक्शन टू ट्रांजेक्शन डिफाइन करना पड़ेगा कि मेन एलिमेंट क्या है। जैसे आपने ऑनलाइन शॉपिंग करे हो सर, आपने हमारी वेबसाइट से कुछ ऑनलाइन बुक्स परचेज करी, केवल बुक्स परचेज करी बेटा, लेक्चर नहीं, ओनली बुक जो परचेज किया है हमने आपको ₹1,000 चार्ज किया मान लो बुक के लिए, पर बुक को हमने क्या किया? पैक किया, पैक करके कुरियर करके आपके घर तक डिलीवर किया, उसके 1,000 है। 1,000 में क्या है? बुक्स भी बेची है और पैकिंग की सर्विसेज भी दी है, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस भी दी है, डिलीवरी की सर्विस भी दी है।
अब ऐसे केस में 1000 रुपीज जो चार्ज किया, आप मुझे बताओ सर इसमें मोर देन वन सर्विसेज कंबाइंड है, मोर देन वन गुड्स सर्विस कंबाइंड है बेटा। प्रिंसिपल एलिमेंट किया है सेल ऑफ बुक्स, तो पूरे 1000 पे सेल ऑफ बुक्स के प्रोविजन अप्लाई होंगे। अब बुक्स सेल पर जीएसटी एग्जेम्प्ट है तो जीएसटी नहीं लगेगा। हाईएस्ट रेट लोएस्ट रेट से मतलब है ही नहीं बेटा। क्लियर, समझे मेरी बात। और भी आगे बहुत सारे सर्कुलर दे रखे, मैं ये पढ़ाने के बाद आपको सर्कुलर बताऊंगा और भी, उससे आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। आई होप यू गॉट द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई। आइए बच्चों, अब आता है क्या आर्टिफिशियली बंडल्ड सप्लाई। अब मालिक आर्टिफिशियली बंडल्ड सप्लाई क्या होता है? जहां पे मोर देन वन गुड्स और सर्विस और बोथ का कॉम्बो आप बेच रहे हो। अब कॉम्बो जो बनाया है वो आर्टिफिशियल बंडल्ड सप्लाई है, वो नेचुरली बंडल्ड सप्लाई नहीं है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई नहीं होता है। एग्जांपल के लिए टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश फ्री, पहली बात तो कुछ फ्री नहीं है, वो दोनों ने साथ में मिला के साथ में बेचा है और उसके लिए सिंगल प्राइस चार्ज कर लिया। तो टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश फ्री, कुछ फ्री नहीं है सर। 100 रुपए लिए मान लो उन्होंने, टूथपेस्ट प्लस टूथब्रश के लिए। अब टूथपेस्ट और टूथब्रश क्या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई होता है? आंसर इज नो। These are not naturally bundled supply. These are called artificially bundled supply. क्लियर? जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई नहीं होते हैं, ये अलग अलग सप्लाई होते हैं, इंडिविजुअली बिकते हैं, उसको बोलते हैं क्या आर्टिफिशियल बंडल्ड सप्लाई। और जो आर्टिफिशियल बंडल्ड सप्लाई होते हैं उसको बोलते हैं क्या मिक्स सप्लाई बेटा। क्लियर? आए ना भाई माहौल? ओके, तो मालिक हम बात करें आर्टिफिशियली बंडल्ड सप्लाई अगर होता है तो सर ऐसे केस में आर्टिफिशियल बंडल्ड सप्लाई मतलब ये सप्लाई विच आर नॉट यू नो द कॉम्बो विच इज नॉट सप्लाइड ऑर्डिनरली इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, वो नॉर्मली साथ में सप्लाई नहीं होते। एग्जांपल के लिए फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट साथ टूथब्रश फ्री, टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश फ्री। आप मुझे बताइए ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में टूथपेस्ट अलग बिकती है, टूथब्रश अलग बिकता है बेटा, पर हमने कॉम्बो बना के बेचा है फॉर अ सिंगल प्राइस। क्लियर? तो ऐसे केस में अगर आपने इसको सप्लाई किया है फॉर अ सिंगल प्राइस तो क्वेश्चन आता है क्या टूथपेस्ट का रेट ऑफ टैक्स लगाऊं या टूथब्रश का रेट ऑफ टैक्स लगाऊं? है ना भाई? तो ऐसे केस में सर यहां गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या दीज आर कॉल्ड मिक्स्ड सप्लाई। और अगर ये मिक्स्ड सप्लाई है ऐसे केस में हाईएस्ट रेट जिस भी गुड्स या सर्विस की होगी सर वो रेट से टैक्स लगेगा द गुड्स और सर्विस और बोथ विच गिव्स इट हाईएस्ट लायबिलिटी। इसमें हाईएस्ट लायबिलिटी आएगी उस रेट से हम टैक्स लगाएंगे बच्चा। है ना भाई? क्लियर? सर वो सारी गुड्स और सर्विस जो इंडिविजुअली सेल होती है वो कंबाइंड सेल नहीं होती है, पर आपने कोई स्पेसिफिक कॉम्बो बना के सिंगल प्राइस में बेचा है तो उसको बोलते हैं मिक्स सप्लाई। और मिक्स सप्लाई अगर है तो ऐसे केस में हाईएस्ट रेट जो होगा वो एप्लीकेबल होगा। उस कॉम्बो के अंदर जितने भी गुड्स या सर्विसेज है उन सब की इंडिविजुअल रेट ऑफ टैक्स बताइए कितना है। जो हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स होगा हम उसमें क्लासिफाई कर देंगे पूरे कॉम्बो को और वो रेट ऑफ टैक्स लगा देंगे पूरे। एग्जांपल देता हूं बेटा मैं आपको, जैसे आप कभी स्वीट शॉप पे गए बेटा, अरे मिठाई की दुकान सर, वहां पे क्या होता है मिठाई मिलती है, मिठाई के साथ में सर आपको कुछ नमकीन चाहिए वो भी मिल जाएगा सर, आपको चॉकलेट चाहिए वो भी मिल जाएगी सर, आपको कुकीज चाहिए वो भी मिल जाएंगे सर, आपको कुछ अलग अलग तरह के बिस्किट चाहिए वो भी मिल जाएंगे सर। सर तो हमने क्या किया दीपावली के ओकेजन पे कॉम्बो बनाया बेटा। उस कॉम्बो के अंदर क्या होता है कुछ मिठाई है, कुछ चॉकलेट्स है, कुछ नमकीन है, कुछ कुकीज है, इन सबको कॉम्बो बना के 2000 रुपए में बेचा हमने बेटा। अब ऐसे केस में 2000 रुपए इज द सिंगल प्राइस, इंडिविजुअल प्राइस अलग अलग नहीं है। हाँ क्लियर? सिंगल प्राइस है तो ये मिक्स सप्लाई कहलाएगा, क्योंकि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ऐसा साथ में हम सप्लाई नहीं करते, सारे गुड्स अलग अलग बेचते बेटा हम लोग, इसको बोलते हैं मिक्स सप्लाई। अब 2000 रुपए पे क्या रेट ऑफ टैक्स लगेगा? सपोज चॉकलेट पे रेट ऑफ टैक्स है 28%, बाकी सब पे किसी पे 18 है, किसी पे 5 है, कोई एग्जेम्प्ट है, कोई मतलब नहीं है। हाईएस्ट रेट क्या है 28%, पूरे 2000 पे 28% टैक्स लग जाएगा बेटा। क्लियर? समझे मेरी बात? हाँ, आपने अगर कॉम्बो बेचा होता, यही स्वीट शॉप वाला मैं एग्जांपल दूं, पर सबका प्राइस अलग अलग लिखा होता बिल पे, सिंगल बिल बनाया होता पर सबका प्राइस अलग अगर अलग अलग लिखा है तो वो मिक्स सप्लाई नहीं है। और मिक्स सप्लाई नहीं तो रेस्पेक्टिव रेट रेस्पेक्टिव वैल्यू, बात खत्म। जैसे आप एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम पे गए, बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, सर हाँ सर भावेश भाई बोल रहे सर, चॉकलेट के एग्जांपल मतलब, स्वीट शॉप के एग्जांपल मतलब, सर भूख लग जाएगी सर, मेरे को भी लगे, क्या करे बेटा। सर तो पॉइंट आता है क्या, मान लो अगर आप बड़ा इलेक्ट्रॉनिक शोरूम पे गए बेटा, आपने एक टीवी खरीदा, टीवी नहीं भाई, टीवी हाँ
सर आपने कोई टीवी खरीदा, आपने एक वॉशिंग मशीन खरीदा, आपने एक म्यूजिक प्लेयर खरीदा, आपने एसी परचेज किया, सर अब आपने ये सब गुड्स जो खरीदी, सर इन सब का उसने बिल जो बनाया उसमें सबका रेस्पेक्टिव वैल्यू अलग अलग लिखा, सबका वैल्यू आता है मान लो रुपीज लाइक 10,000 था बेटा, 1,10,000 सबका अलग अलग मिला के टोटल वैल्यू आता है। टीवी इसका मान लो 20,000 रुपए का वैल्यू, वॉशिंग मशीन सपोज 35,000 की, सर देन आपने इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोवेव खरीदा बेटा, उसकी वैल्यू कितनी 15,000 की बेटा। फिर आपने मान लो एसी परचेज किया, कितने का सर 35,000 का, है ना भाई। सर कितना हो गया, सपोज 1,05,000 हो गया। अब उसने बिल पे सबका वैल्यू अलग अलग लिखा है, पर आपने बोला भाई मैं तेरे को सब मिला के 1 लाख रुपए दे रहा हूं, सिंगल चेक। अब क्वेश्चन आता है क्या, सर ये मिक्स सप्लाई है कि कंपोजिट है, क्या है। सबसे पहली बात तो ये कि ना ये मिक्स्ड है ना ये कंपोजिट है, ये कोई भी इस तरह का सप्लाई नहीं है, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई नहीं होते, ये कंपोजिट है ही नहीं बेटा। सेकंड थिंग, मिक्स सप्लाई की बात करें, मिक्स सप्लाई में क्या बोला है, सिंगल प्राइस चार्ज होना चाहिए बेटा। यार सर आपने पेमेंट सिंगल किया उससे मतलब नहीं है, क्या बिल में सिंगल प्राइस चार्ज हुआ है सबका, आंसर इज नो। इसलिए नॉर्मल सप्लाई है, यहाँ पर अब टीवी पे रेट ऑफ टैक्स मान लो 18% तो 18 लगेगा, इस पे 28 तो 28 लगेगा, इस पे 5% तो 5 लगेगा, इस पे मान लो एग्जम्प्ट है तो एग्जम्पशन मिलेगा, रेस्पेक्टिव रेट रेस्पेक्टिव टैक्स इतना टैक्स लगेगा, बात खत्म। क्लियर, डन। तो सर ये था कॉन्सेप्ट किसका, कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई का। इसी के साथ ये सेक्शन नंबर 8 खत्म होता है। अब हाँ, अब कौन सा ट्रांजैक्शन कंपोजिट सप्लाई है, कौन सा ट्रांजैक्शन मिक्स सप्लाई है, इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस। सर इट डिपेंड्स क्यों, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कि क्या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई होते हैं कि नहीं होते। क्लियर, डन। सेकंड थिंग, अगर मान लो कंपोजिट सप्लाई है तो अगेन इसमें प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है, सर मेन सप्लाई क्या है, अगेन इट डिपेंड्स ऑन ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन, इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस कि कौन सा ट्रांजैक्शन प्रिंसिपल सप्लाई है, कौन सा ट्रांजैक्शन सर प्रिंसिपल सप्लाई नहीं। क्लियर, डन। सर ये था आपका सेक्शन नंबर 8। आई होप यू गोट द एंटायर पॉइंट, आई होप यू गोट द एंटायर कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको समझा रखा है बेटा, है ना भाई, डन। आइए अब कुछ सर्कुलर दे रखे, उन सर्कुलर की बात भी हम कर लेते हैं बेटा। सर सबसे पहला सर्कुलर दे रखा है क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय जीटीए। सरकार अब ये जीटीए वाला सर्कुलर जो था इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था, कंफ्यूजन गवर्नमेंट की तरफ से था बेटा, सर्कुलर में ही गड़बड़ कर दी थी इन्होंने। अभी जीटीए के लिए एक नया सर्कुलर इशू किया। सर मैंने आपके लिए, सर जो आपको गूगल ड्राइव मैंने शेयर करी हुई बेटा, आपको उस गूगल ड्राइव पे सर मैंने एक एडिशनल नोट्स वाला आपको पेज शेयर किया हुआ बेटा, जिसके अंदर ये 4 पेज दे रखे बेटा। आपको आपकी समरी बुक के साथ साथ ये 4 पेज भी रेफर करने हैं बेटा। सर उस 4 पेज में का हेडिंग है एडिशनल पॉइंट्स, जो अपने समरी बुक में कवर नहीं है बेटा, समरी बुक प्रिंट होने के बाद ये चेंजेस। ओके, तो सर सबसे पहला आप यह देखिए, ये रहा सर्कुलर। तो आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, ये सर्कुलर कट करिए और यहां पे मैंने लिख दीजिए सी एडिशनल नोट्स। ओके, तो इससे आपका फंडा क्लियर हो जाएगा। क्या मालिक, चलिए सरकार, तो ये रहा वो सर्कुलर कि सर मान लो मैं गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हूं, जीटीए हूं बेटा, मैं गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विसेज में प्रोवाइड करता हूं। अब मैं सर जो गुड्स का ट्रांसपोर्ट करता हूं, सपोज मुंबई से दिल्ली या पुणे में कोई गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा हूं। अब सर आपने बोला कि भाई यशवंत इन गुड्स का पैकिंग भी तेरे को करना है, लोडिंग अनलोडिंग भी तेरे को करना है, जब डेस्टिनेशन पहुंच जाएगा तो वहां पे अनलोडिंग भी तेरे को करना है, और सर अनपैक करके गुड्स को वहां रखना है जगह पे, तो डन हो जाएगा। बोला पैसा बोल, मैंने कहा ₹1 लाख, आपने बोला डन। अब मैंने जो आपसे ₹1 लाख लिया है, आप मुझे बताओ किसके लिए लिया है बेटा, ट्रांसपोर्टेशन प्लस अनलोडिंग पैकिंग, फिर अनलोड सॉरी वापस है, मैंने किसके लिए लिया 1 लाख, पैकिंग, फिर उस गुड्स को आपके यहाँ से लोड करा, डेस्टिनेशन पे ट्रांसपोर्ट किया, वहां जाके अनलोड किया, उसको अनपैक किया, ये सब मिला के 1 लाख है। अब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई कर दिया कि यस ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में इस इंडस्ट्री में साथ में सप्लाई होता है।
These are called कंपोजिट सप्लाई। और कंपोजिट सप्लाई अगर है तो सर इस पे जीएसटी लगेगा। किस रेट से लगेगा? इसमें प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है? ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज प्रिंसिपल एलिमेंट। तो पूरे 1 लाख पर रेट ऑफ टैक्स कौन सा लगेगा? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का जो रेट ऑफ टैक्स होगा वो लगेगा, उसके प्रोविजन लगेंगे बेटा। बाकी सर्विस है ही नहीं है, मान लेना बेटा आप। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं 80,000 तो है ट्रांसपोर्ट के लिए बेटा, 15,000 है पैकिंग अनपैकिंग के लिए एंड 5,000 है हमारा लोडिंग अनलोडिंग के लिए। सर एक ही बिल के अंदर ये अलग अलग लिख दिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस सर्कुलर ने बहुत शिद्दत से क्लेरिफाई कर दिया कि उसको कंपोजिट सप्लाई ही मानेंगे। सर भले ही आपने सेम इनवॉइस इश्यू किया हो, अलग अलग इनवॉइस इश्यू किया हो, इट विल नॉट ऑल्टर द नेचर ऑफ द कंपोजिट सप्लाई ऑफ सर्विसेज एंड विल बी ट्रीटेड एज कंपोजिट सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स की सर्विस, और उस पर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के ही प्रोविजन अप्लाई होंगे ऑन एंटायर रुपीज 1 लाख, क्योंकि सिंगल कॉन्ट्रैक्ट था यार। हाँ, आपने कॉन्ट्रैक्ट ही अलग दे रखा था किसी पार्टी को बेटा, जैसे मेरा काम केवल ट्रांसपोर्टेशन का है, आपने सर निशांत को बोला ये पैकिंग अनपैकिंग लोडिंग अनलोडिंग करेगा, तो मेरा काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन का। तो ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्ट अगर सेपरेट है तो सर केवल ट्रांसपोर्टेशन का 80,000 पे मेरे को 80,000 पे ट्रांसपोर्ट की रेट लगेगी, बाकी जो आपने निशांत ने जो काम किया उस पर निशांत की रेट ऑफ टैक्स लग जाएगी बेटा। यार हाउएवर if such services are not provided in the course of transportation of goods, मैंने केवल ट्रांसपोर्ट का काम किया है and are invoiced separately, किसी और ने इनवॉइस दिया बेटा, then these services will not be treated as composite supply of transport of goods। और ऐसे केस में 80,000 रुपए में जीटी की सर्विस के लिए जीटी का रेट ऑफ टैक्स लगाऊंगा, जीटी मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाली सर्विस का, और पैकिंग अनपैकिंग जिसने किया है उसका सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट का उसका रेस्पेक्टिव पैकिंग अनपैकिंग का रेट ऑफ टैक्स वो लगाएगा बेटा। आया ना मालिक? क्लियर? डन। तो ये था क्या सर आपका ट्रांसपोर्ट रिलेटेड सर्विसेज का सर्कुलर, जो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। इसको कट करिएगा, वो वाला रेफर करिएगा। ओके चलिए सरकार, अब आ रहा है एक और सर्कुलर किसके लिए? रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स। ओके सर, रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स क्या होता है मालिक? सर आपने कई बार पुराने टायर देखे होंगे जो खराब हो गए बेटा। अब पुराने टायर जब खराब होते तो फिर क्या करते बेटा? सर हम गांव में टायर लेके ऐसे दौड़ते हैं पीछे से, और सर हम खेलते गए बचपन, वो अब लोग मोबाइल से ही बाहर नहीं आते मालिक। सर ठीक है, वो जमाना अलग था, अभी जमाना अलग है। सरकार रीट्रेडिंग ऑफ टायर क्या होता है हम तो उसकी बात करते हैं। अब सर पुराने टायर जो होते हैं उसको रिफर्बिश करते हैं। सपोज आपने मुझे, सर मेरा रिफर्बिशिंग ऑफ टायर का काम है बेटा, रिफर्बिशिंग मतलब रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स। आपने 100 टायर मेरे को दिए, बोला मंगल इनको नया बना। इस पे अब मैं क्या करूंगा, मेरी फैक्ट्री ले जाऊंगा, इन सब टायर्स को सर मैं रिफर्बिश करूंगा। कैसे करूंगा? इन पे रबर की कोटिंग वापस लगाऊंगा बेटा, ये आपको रबर की कोटिंग लगाऊंगा, इन पे थ्रेडिंग डालूंगा, इनमें वायर्स डालूंगा सो दैट इनमें स्ट्रेंथ रहे। क्लियर? और टायर नया बना के आपको दे दिया, और आपने बोला क्या चार्ज लेगा? मैंने कहा ₹2,000 पर टायर में आपसे चार्ज करूंगा। आपने बोला डन। तो सर मैंने क्या काम किया है? रिफर्बिश किया है, उसको बोलते हैं रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स। क्लियर? उसमें ट्रेड वेड वापस डाले, उसको वापस नया बनाया टायर को, उसके लिए ₹2,000 जो मैंने चार्ज किया है। अब देखिए उसमें रबर जो लग रहा है वो भी मेरा, जो नया टायर बनाने की सर्विस है वो भी मेरी बेटा। पर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ऐसा साथ में होता है, ये कहते हैं क्या? कंपोजिट सप्लाई ऑफ सर्विस। और इसमें प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है? रबर बेचना इज मोर इंपॉर्टेंट क्या? नहीं, टायर को नया बनाना इज मोर इंपॉर्टेंट। इसलिए सप्लाई ऑफ सर्विस में इसको क्लासिफाई करेंगे, और सप्लाई ऑफ सर्विस की रेट ऑफ टैक्स इस पे लगेगी। दिस विल नॉट बी क्लासिफाइड एज सप्लाई ऑफ गुड्स। क्लियर? हाँ, अब मैंने आपको जो टायर बना के दे दिया उसको आप बेचते हो तो सेल ऑफ गुड्स कहलाएगा ना यार। आपने रीट्रेडेड टायर बेचा है तो इट इज सेल ऑफ गुड्स, और सेल ऑफ गुड्स है तो उस पे सेल ऑफ गुड्स टायर पे रेट ऑफ टायर की जो रेट ऑफ टैक्स है वो लगेगा बेटा। क्लियर? पर मैंने जो रीट्रेडिंग का काम किया है वो सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा। क्या मालिक? चलिए, बस बॉडी बिल्डिंग। मालिक ये बस बॉडी बिल्डिंग क्या होता है सर? क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग एक्टिविटी ऑफ बस बॉडी बिल्डिंग। सरकार आपने कई बार हाईवे पे देखा होगा ट्रक जा रही है पर ट्रक का बॉडी नहीं बना हुआ बेटा, केवल केबिन बना हुआ है ड्राइवर का, यार बाकी पूरी ट्रक है उसकी सर बॉडी नहीं है। सर आया ना, ट्रक चला रहा है ड्राइवर केवल, उसका केबिन बना हुआ छोटा सा। तो सर ऐसे केस में क्या होता है, ये गैरेज में जाएगी, गैरेज में उसका पूरा बॉडी बिल्डिंग होगा सर। तो इसमें मटेरियल भी किसका है? जो ट्रक का बॉडी बना रहा है उसका बेटा, और बॉडी बनाने का सर्विस भी उसका बेटा। अब इसमें गवर्नमेंट ने एक एक्सप्लेनेशन ऐड करके बोल दिया कि इसमें
जैसे ₹5 लाख लिए उसने बस बॉडी बिल्डिंग के लिए, इसमें मटेरियल भी उसका और बस बनाने की सर्विस भी उसकी। इट्स अ कंपोजिट सप्लाई ऑफ सर्विस। और इसमें प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है? बस बॉडी बनाने की सर्विस, इसलिए इसको सप्लाई ऑफ सर्विस में क्लासिफाई करेंगे। ये चलिए सरकार, फिर आता है क्या? प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग टैक्सेबिलिटी ऑफ प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। अब मेरे भाई सर, प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स आर कंपोजिट सप्लाई, प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स आर कंपोजिट सप्लाई। अब मेरी बात समझना सर, बुक का जब प्रिंटिंग होता है तो कैसे होता है? हम बुक प्रिंटर को सर हमारा जो कंटेंट होता है उसकी सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कर लेते हैं, फिर वो क्या करते हैं? बुक का प्रिंटिंग करते हैं। आपने भी फोटो कॉपी कई बार कराया होगा। लोग क्या करते हैं सर, पेपर भी उनका, इंक भी उनका, प्रिंट करने की मशीन भी उनकी, लेबर भी उनकी, और वो बुक या पेपर प्रिंट करके अपने को देते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है? जो प्रिंटिंग कर रहा है, पेपर भी उसका, इंक भी उसका, प्रिंटिंग करने की सर्विस भी उसकी, है ना मालिक? तो ऐसे केस में ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई होता है। इट इज अ कंपोजिट सप्लाई। अब सपोज उसने ₹100 या 1000 पर बुक हमसे चार्ज किया, आपने भी फोटो कॉपी कराया होगा, ₹2 या ₹1 उसने चार्ज किया पर पेज का। आपको पेपर भी उसका है, प्रिंटिंग की सर्विस भी उसकी, इंक भी उसका बेटा। तो इसमें इट इज कॉल्ड कंपोजिट सप्लाई। अब क्वेश्चन आता है क्या इसमें प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है? क्लियर? क्या प्रिंटिंग सर्विस इज मोर एसेंशियल या पेपर इज मोर एसेंशियल? तो गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई करके बोला इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस। अगर आप बुक प्रिंटिंग करा रहे हो, पेम्पलेट का प्रिंटिंग करा रहे हो, ब्रोशर या एनुअल रिपोर्ट्स इस तरह का कुछ प्रिंटिंग करा रहे हो, तो वहां पे प्रिंटिंग सर्विस इज मोर एसेंशियल। प्रिंटिंग सर्विस इज द प्रिंसिपल एलिमेंट, और प्रिंटिंग सर्विस में हम क्लासिफाई करेंगे इस पूरे ट्रांजेक्शन को। जो ₹1000 चार्ज किया, ₹2 चार्ज किया उसने फोटोकॉपी वालों ने, उसको प्रिंटिंग सर्विस में क्लासिफाई करेंगे, और सर्विस का रेट ऑफ टैक्स जो होगा वो लगेगा बेटा। पर यही अगर आप प्रिंटेड एनवलप्स, लेटर कार्ड, प्रिंटेड बॉक्सेस, टिश्यू पेपर्स, नैपकिन, वॉलपेपर एटसेट्रा की बात कर रहे हो, एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे आप सर शादी वगैरह होती है, मामा वगैरह के यहाँ जाते हो आप, सर देखना आपको एनवलप मिलता है, इतना लिफाफे, मामा को धोख दिया, मामा ने लिफाफा दिया, जल्दी से थोड़ी देर बाद मम्मी ने ले लिया बेटा, हाँ ना, होता है ना सर, तो वो एनवलप पे देखना फैमिली का नाम लिखा होता है। ऑफिसेज में एनवलप जो होते हैं उसमें देखना सर उस ऑफिस का नाम लिखा होता है। अब इसमें होता क्या प्रैक्टिकली, जो एनवलप बेचता है, हम उसके पास गए, उससे पूछा हमको एनवलप चाहिए, 1000 एनवलप चाहिए, वो अलग अलग डिजाइन बताता है हमको बेटा, हम डिजाइन पसंद करते हैं, फिर हम बोलते हैं क्या ये कितने का है? बोलता है ₹5 पर एनवलप का है। मैंने कहा नहीं, इसमें नाम प्रिंट करके फिर चाहिए हमको। बोलता है ₹5, 50 पैसा लगेगा पर एनवलप। मैंने कहा ठीक है डन। अब उसने 1000 एनवलप अगर प्रिंट किए तो ₹5500 उसने हमसे चार्ज किए। अब सर ऐसे केस में 5500 जो है वो एनवलप प्लस प्रिंटिंग दोनों का है बेटा, खाली एनवलप लेते तो 5000 का मिलता आपको, है ना भाई? तो ऐसे केस में अगेन इट इज अ कंपोजिट सप्लाई, जिसमें प्रिंटिंग प्लस एनवलप हमको दे रहा है। जैसे अमेजोन के बॉक्सेस आते हैं बेटा, देखे होंगे, कार्टन बॉक्स पैकिंग हो गया था ना बेटा, इसमें क्या होता है, बॉक्स पे अमेजोन या ब्रांड का नाम लिखा होता है बेटा। तो जो बॉक्स बना रहा है वो बॉक्स बेच रहा है, साथ में प्रिंट करके दे रहा है आपका ब्रांड नेम। तो इट्स अ कंपोजिट सप्लाई ऑफ प्रिंटिंग एंड सेल ऑफ बॉक्स। अब इसमें प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है? क्या वो ब्रांड नेम या लोगो लगाना इज मोर इंपॉर्टेंट? नहीं, यहाँ पे एनवलप या बॉक्स इज मोर इंपॉर्टेंट। इसलिए जो प्रिंटेड एनवलप, लेटर कार्ड्स, प्रिंटेड बॉक्सेस, टिश्यू पेपर, जैसे डोमिनोज का पिज्जा खाने जाएंगे तो डोमिनोज के टिश्यू पेपर पर डोमिनोज का ब्रांड नेम लगा होगा बेटा। तो जिसने टिश्यू पेपर बेचा होगा अलॉन्ग विद द ब्रांड नेम या लोगो लगा के दिया है, तो वहां पे टिश्यू पेपर बेचना इज मोर प्रिंसिपल एलिमेंट। ये गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई किया और वहां बोल दिया क्या ये सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा। पर बुक्स, पैम्पलेट, ब्रोशर, एनुअल रिपोर्ट के केस में सप्लाई ऑफ सर्विस इज मोर प्रिंसिपल, उसको हम क्लासिफाई करेंगे सप्लाई ऑफ सर्विस में बेटा। क्लियर? दिस इज हाउ ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन को आपको शिद्दत से देखना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि कौन सा ट्रांजेक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स में आएगा, कौन सा ट्रांजेक्शन सप्लाई ऑफ सर्विस में क्लासिफाई होगा बेटा। ओके माहौल, आइए बच्चों अब हम बात करते हैं क्या, क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑफ व्हाट, सर्विसिंग ऑफ कार्स या बाइक्स, जहां पे बोथ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज भी होती है। सर आपने कभी बाइक का सर्विसिंग कराया होगा ऑथराइज सर्विस सेंटर पे, या कार का सर्विसिंग कराते हो तो देखना वो लोग क्या करते हैं, लेबर चार्ज अलग लिखते हैं, जो भी पार्ट्स, इंजन ऑयल वगैरह काम है वो अलग लिखते हैं। अगर उन्होंने अलग अलग लिखा है तो गुड्स पे गुड्स की रेट लगेगी, लेबर पर सर्विस की रेट लगेगी। और अगर उन्होंने बिल कॉमन लिखा है, ऐसे केस में मान लो 1 लाख रुपये लिया आपसे, 20,000 रुपये लिया सर्विसिंग का, सब मिला के, इसमें मटेरियल भी आ गया, लेबर भी आ गया, तो अगेन
यहाँ गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या, इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस कि इसमें प्रिंसिपल एलिमेंट, कार बिल्कुल खराब हो गई, उसको नया बना रहा है क्लियर, तो उसमें लेबर सर्विस ज्यादा लग रही है तो सर्विस में क्लासिफाई करेंगे, किसी केस में मटेरियल ज्यादा लग रहा है लेबर बहुत कम लग रही है तो मटेरियल में क्लासिफाई कर देंगे, सेल ऑफ गुड्स में क्लासिफाई करेंगे, बट इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस, उसका सिंगल आंसर नहीं दिया। हाँ, लेबर चार्ज अलग है, मटेरियल चार्ज अलग है, मटेरियल पे मटेरियल की रेट लगेगी, लेबर पे लेबर की रेट लगेगी। भारत माता की जय। क्लियर, डन। आइए बच्चों अगला पॉइंट, क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग बैटिंग एंड गैम्बलिंग। मैं बात ऑलरेडी कर चुका हूं, आप कभी कैसीनो गए, जुआ खेला, कोई बेटिंग, कोई अगर आप मान लो सर लॉटरी टिकट परचेज किया आपने, अरे हाँ है ना सर, देखना ध्यान से, आप जब भी कैसीनो जाते हो तो उसके एडमिशन चार्ज होते हैं, एंट्री फी होती है बेटा, ये सब सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आता है। फिर बेटिंग गैम्बलिंग सर्विस भी सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा, इन सब पे 28% टैक्स लगेगा, है ना भाई। हॉर्स रेसिंग खेला आपने, सप्लाई ऑफ सर्विस, उस पर भी जीएसटी लगेगा 28%। होता है ना, ये 28% लगता है किस पे, बैट वैल्यू पे। मैंने बता चुका आपको एग्जांपल, जैसे 100 रुपए का आपने जुआ खेला, 100 रुपए का आपने शर्त लगाई, बैट वैल्यू है बेटा, तो सर 28% से टैक्स है ना भाई। क्लियर सर, इन केस ऑफ जीएसटी, इन केस ऑफ जीएसटी, ओके सर, ये बैटिंग गैम्बलिंग के केस में 28% टैक्स है, जो बैट वैल्यू है उस पर 28% टैक्स अलग से लगेगा, है ना मालिक। क्लियर, डन। सर आइए बेटा इस चैप्टर का लास्ट सर्कुलर हम पढ़ लेते हैं। क्लियर सर, आइए सर, कभी मूवी देखने गए सर, बड़ा ही सही टाइम नहीं मिला, झूठ बोल रहे हो देखो सर सिनेमा हॉल में मूवी देखने तो गए होंगे, नहीं गए तो सर ऐसा कुछ करो जो लोग आपको बोले चल ले आना दिखाने, है ना भाई, माहौल बनेगा तभी शानदार वाला। तो सर क्या होता है, थिएटर जब जाते हैं बेटा, वहां पे आपने देखा होगा काउंटर लगे होते हैं, यहाँ पे समोसा, अरे हाँ है ना सर, जहाँ पे कुछ कोल्ड ड्रिंक, पॉपकॉर्न्स, फूड एंड बेवरेजेस भी मिलते हैं। तो क्वेश्चन आता है क्या, क्या उन पे जीएसटी किस रेट से लगेगा, तो जो फूड और बेवरेजेस सप्लाई हो रहे हैं सिनेमा हॉल, ये भी रेस्टोरेंट की रेट से ही टैक्स लगेगा बेटा इस पे। क्लियर, रेस्टोरेंट का मतलब ये नहीं होता कि प्रॉपर रेस्टोरेंट होना चाहिए जहां बैठ के आपको सर्व किया जा रहा है खाना, ऐसा नहीं होता है। कोई भी ईटिंग जॉइंट, लॉरी जो होती है ना, वो भी रेस्टोरेंट के स्कोप में आती है बेटा, पानीपुरी की स्टॉल, वो भी रेस्टोरेंट के स्कोप में आती है बेटा। यार पाव भाजी गरम गरम, डोसा गरम गरम, इडली सांभर, सर भूख लग रही सर, ऐसा मत करो सर आप, तो मालिक ये सब रेस्टोरेंट के स्कोप में आता है। इसलिए गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई करके बोला कि अगर सिनेमा हॉल में आप फूड और बेवरेज सप्लाई कर रहे हो तो वो भी रेस्टोरेंट के स्कोप में आएंगे, रेस्टोरेंट की रेट से टैक्स लगेगा, वो फूड और बेवरेज का जो चार्ज है उस पर बेटा। पर अगर मान लो कभी टिकट जो लिया है वो एक कॉम्बो था बेटा, यार जिसमें मान लो ₹700 आपसे चार्ज किया, जिसमें पॉपकॉर्न और समोसा भी साथ में दिया जाएगा विद अ कोल्ड ड्रिंक, तो इट्स अ कंपोजिट सप्लाई, और कंपोजिट सप्लाई तो वहां पे प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है, क्या पॉपकॉर्न खाने गए, क्या मूवी देखने, एग्जीबिशन ऑफ सिनेमा इज द प्रिंसिपल एलिमेंट, और हम सिनेमा थिएटर के मूवी एग्जीबिशन पे जो रेट ऑफ टैक्स लगता है उस रेट से टैक्स लगाएंगे पूरे 700। पर अगर फूड और बेवरेज आपने कॉमो में नहीं लिया, अलग से सप्लाई किया, तो रेस्टोरेंट सर्विस का रेट ऑफ टैक्स लगेगा। क्लियर, डन। इसी के साथ भारत माता की जय। क्लियर, हाँ जी। और सर इसी के साथ ये टॉपिक, ये चैप्टर खत्म होता है। अब आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट, आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ में आया बच्चों, आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया बच्चों। क्लियर सर, हमने पढ़ा इसमें क्या, सेक्शन नंबर 7 सप्लाई, सेक्शन नंबर 8 कंपोजिट और मिक्स सप्लाई, सेक्शन नंबर 9 लेवी वाला सेक्शन, और जो सेक्शन नंबर 9 है वही सेक्शन नंबर 5 है आईजीएसटी एक्ट में। सेक्शन नंबर 1 कि इस एक्ट का नाम क्या है, कब से अप्लाई हुआ, कहाँ अप्लाई हुआ, आया ना मालिक। ये हमने लेवी और सप्लाई के हेडिंग पढ़ लिया। अब एक आपके लिए बड़ा ही सुंदर मैंने एक मैसेज लिखा है, जीत कर दिखाओ उनको हमारी हार का इंतजार कर रहे हैं, जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। सर लगा दो अपनी पूरी ताकत, ऑल बनेगा शानदार वाला, वी ऑल आर प्रेइंग फॉर योर। खास बात ये तो ठीक है सर, आपको मोटिवेट करने के लिए लिखा है, मैं इससे भी अच्छी बात करता हूं, जीत कर दिखाओ उनको जो आपकी जीत का इंतजार। सर आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके लव्ड वंस जो आपसे प्यार करते हैं, वो आपकी जीत का इंतजार कर रहे हैं बच्चों। यार कभी हताश नहीं होने का। सर कभी फेलियर फेस करना पड़ता तो यस, यू आर मेकिंग योरसेल्फ स्ट्रॉन्गर, एंड सर उस फेलियर से सीखो और आगे बढ़ने की चाहत से आगे बढ़ो, पूरा ताकत लगा दो। दुनिया का कोई इंसान, कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती अगर आप सर खुद से नहीं आ रहे हो। तो गाइस लगाइए अपना पूरी ताकत, मस्त होके पढ़े,
खुश होके पढ़े, मजा आएगा शानदार वाला बेटा आपको। एंड आई होप जीएसटी पढ़ने में आपको मजा आ रहा होगा एंड ये चैप्टर, ये टॉपिक आपको पूरा समझ में आया बेटा, है ना भाई सरकार। चलिए एक काम करते हैं, आज का जो लेक्चर है यहीं पे स्टॉप करते हैं। एंड सर ये चैप्टर आपके एंड पे पूरा होना चाहिए बेटा, ये चैप्टर पूरा आपके एंड पे रिवाइज करिए आप। अब आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि जो मैंने आपको पढ़ाया है वो पूरा आपके एंड पे रिवाइज करिए। सर अब चैप्टर 2 जैसे लेवी एंड सप्लाई वाला आपने पूरा पढ़ लिया है, इसको पूरा समरी बुक से वापस रिवाइज करिए। फिर जैसे ही खत्म हो जाए प्लीज यूज द चार्ट बुक, देखना इतना मजा आपको आ जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस आपको आएगा, बोलो सर कमाल हो गया है। तो यार क्लियर, जो सर्कुलर मैंने आपको कट करवा दी वो पढ़ने की जरूरत नहीं बेटा, उसको आप चार्ट बुक से भी कट कर दीजिए। क्लियर, पर ट्रस्ट मी सर पूरा रिवाइज करने के बाद एक बार सोने से पहले आधे घंटे के लिए चार्ट बुक ओपन करना, आपका दिमाग सर इतना खुश हो जाएगा यार, ऐसा इफेक्टिव रिवीजन होगा उस चार्ट बुक से कि आपका रिवीजन नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएगा बेटा। आपको कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएगा बच्चों, सो दैट आपका ग्रिप पूरा बन जाएगा इस चैप्टर में बेटा। डन सरकार, यहां तक ये पॉइंट खत्म होता है। अब ये चैप्टर नंबर 2 लेवी एंड सप्लाई वाला पूरा एक एक पॉइंट विद ऑल द सर्कुलर्स, ऑल द एप्लीकेबल प्रोविजंस आर डन। ओके मालिक, ओके। अब एक बात और आपके लिए बच्चों, सर अब चैप्टर नंबर 2 के जितने भी क्वेश्चंस हमने क्वेश्चनर में किए सर, इसका लेक्चर मैं आपको अलग से गूगल ड्राइव पे अपलोड कर रहा हूं बेटा। क्लियर, वो लेक्चर आप वहां से देखिएगा गूगल ड्राइव से डाउनलोड करके सर, और वहां से आपके एंड पे पूरा कंप्लीट होना चाहिए बच्चों, आए ना भाई। क्लियर, इसी के साथ भारत माता की जय, मिलते हैं जल्दी ही। एंड सर ये लेक्चर और ये चैप्टर और इस चैप्टर के क्वेश्चन आपके एंड पे होने, थैंक यू सो मच।